एक बहुत पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब न्याय में देरी न्याय का हनन है। और आज की हमारी पूरी कहानी, हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक लाइन पर टिका है। द हिंदू में प्रकाशित एक बेहद जरूरी लेख के आधार पर आज हम भारत में माओवादी आंदोलन के पीछे छिपे उस कारण की पड़ताल करेंगे जिस पर अक्सर बात नहीं होती, शासन यानी गवर्नेंस की भूमिका। और देखिए, ये विषय उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेंस के जीएस पेपर 2 और 3 के लिहाज से। जब भी माओवाद की बात होती है तो पूरी डिबेट दो शब्दों पर सिमट जाती है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट। सुरक्षा बल भेजो, सड़कें बना दो, स्कूल खोल दो। लेकिन आज हमारा इरादा इस दो आयामी सोच से कहीं आगे जाने का है। हम उन गहरी प्रशासनिक और ढांचागत खामियों को खोद कर निकालेंगे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए मतलब एक उपजाऊ जमीन तैयार की। सवाल यह है कि क्या हम बीमारी के लक्षणों का इलाज कर रहे हैं जबकि असली जड़ कहीं और है। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादातर चर्चाएं गरीबी, पिछड़ेपन और सामाजी आर्थिक मुद्दों पर होती हैं और वो गलत नहीं है, वो बहुत जरूरी पहलू हैं। लेकिन शासन का पहलू यानी गवर्नेंस, वो मिसिंग लिंक है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे संवैधानिक वादों के बावजूद संस्थागत विफलता ने एक पूरे क्षेत्र की नियति को दशकों तक प्रभावित किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये समस्या हमेशा से थी? मतलब क्या संविधान बनाते समय हमारे नेताओं ने इस बारे में सोचा नहीं था? और यहीं पर शायद संविधान की 5वीं अनुसूची की बात आती है ना? ये क्या थी और इसका मकसद क्या था? बिल्कुल, 5वीं अनुसूची दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का प्रमाण थी। उन्होंने इसे आदिवासी आबादी के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध या न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा था। ये उन क्षेत्रों के शासन के लिए एक विशेष कानूनी ढांचा था जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो 5वीं अनुसूची एक तरह का कानूनी किला था जिसे संविधान ने आदिवासी संस्कृति, पहचान और सबसे जरूरी उनकी जमीन की रक्षा के लिए बनाया था। बेहतरीन उपमा है। ये सच में एक किला ही था। इसके अंदर आदिवासी सलाहकार परिषद जैसे मंत्री थे जिसका काम था राज्यपाल को सलाह देना और ये पक्का करना कि 3/4 सदस्य आदिवासी समुदाय से ही हों। जनजातीय उपयोजना के जरिए विशेष फंड्स इस किले का कह सकते हैं खजाना था। और राज्यपाल इस किले का सबसे बड़ा संतरी था जिसके पास बाहरी कानूनों को रोकने या बदलने की सुपर पावर थी ताकि आदिवासी हितों को कोई नुकसान न पहुंचे, खासकर उनकी जमीन कोई गैर आदिवासी न छीन सके। मतलब कागज पर तो ये एक अभेद्य व्यवस्था थी। कागज पर। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? क्योंकि अगर किला इतना ही मजबूत था तो फिर समस्या शुरू कहां से हुई? यहीं पे कहानी में सबसे दुखद मोड़ आता है। जमीनी हकीकत संवैधानिक वादे से कोसों दूर थी। योजना आयोग की 2008 की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से भरा ये विशाल क्षेत्र, जहां भारत का ज्यादातर कोयला, लोहा और बॉक्साइट है, वो सरकारी उपेक्षा और खराब शासन के कारण भयानक गरीबी में डूबा हुआ था। ये तो बड़ी विडंबना है। मतलब जो इलाका देश को संसाधन दे रहा है वही सबसे गरीब है। और आंकड़े तो दिल दहला देने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2010 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक ने इस क्षेत्र को उप सहारा अफ्रीका के कुछ सबसे गरीब हिस्सों से भी बदतर दर्जा दिया था। सोचिए, संवैधानिक सुरक्षा कवच होने के बावजूद नतीजा ये था। इससे साफ पता चलता है कि किले की दीवारें थीं ही नहीं और संतरी सो रहा था। अरे वाह, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। और लेख में लेखक वॉल्टर फर्नांडिस का जिक्र है जिन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के बाद जितने आदिवासियों ने अपनी जमीन खोई उतनी आजादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं खोई थी। ये कैसे हुआ, उस कानूनी किले के होते हुए भी? क्योंकि उस किले तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं बनाया गया। विफलता की जड़ ये थी कि आजादी के बाद भी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उन्हीं औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल प्रशासनिक और न्यायिक ढांचों को बनाए रखा गया। ये नियम कानून इतने जटिल थे, इतनी पेचीदा भाषा में थे कि कम साक्षरता वाले आदिवासी समूहों के लिए उन्हें समझना और अपने अधिकारों के लिए लड़ना लगभग नामुमकिन था।
उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया। मतलब समस्या सिर्फ कानूनों के लागू ना होने की नहीं थी, बल्कि ये भी थी कि पूरा सिस्टम ही उनके लिए बेगाना था। बिल्कुल। और समस्या सिर्फ सिस्टम की जटिलता की नहीं थी, बल्कि उसे चलाने वाले लोगों की भी थी। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के तत्कालीन कमिश्नर बीडी शर्मा ने बहुत सटीक टिप्पणी की थी कि प्रशासनिक इकाइयों में स्थानीय लोगों की मौजूदगी न के बराबर थी। पुलिस, वन विभाग, राजस्व विभाग, इन सब में जो कर्मचारी तैनात थे वे बाहरी थे। बाहरी से आपका क्या मतलब है? क्या सिर्फ भौगोलिक रूप से या मानसिकता के तौर पर भी? दोनों ही तरह से। वे उस इलाके की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को नहीं समझते थे और अक्सर अपने पूर्वाग्रहों के साथ काम करते थे। इससे प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच भरोसे का एक गहरा संकट पैदा हो गया जो आज तक बना हुआ है। प्रशासन उनके लिए मददगार नहीं, बल्कि एक शोषक शक्ति बन गया। और ये समस्या सिर्फ निचले स्तर पर नहीं थी। जो टॉप बॉडीज थी, जो दिल्ली में बैठकर नीतियां बना रही थी, उनका क्या हाल था? उनका हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। मुंगेकर समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि जनजातीय कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों ही शोषण को रोकने में बुरी तरह अप्रभावी साबित हुए। ये एक टूथलेस टाइगर जैसा मामला बन गया था। कागज पर शक्तियां थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें लागू करने की न तो कोई मशीनरी थी और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये बात तो सोचने वाली है। अभी आपने राज्यपाल की सुपर पावर का जिक्र किया था। संविधान ने राज्यपालों को एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक दिया था, एक फेल सेफ मैकेनिज्म, ताकि वे आदिवासी हितों की रक्षा कर सकें। और लेख कहता है कि 70 सालों में किसी एक राज्यपाल ने भी उस ब्रेक को नहीं खींचा। ये सिर्फ एक चूक नहीं है, ये तो एक पैटर्न है जो दिखाता है कि सिस्टम की सबसे ऊंची कुर्सी पर भी इच्छा शक्ति की कितनी कमी थी। यही इस पूरे कहानी का सार है, एक संस्थागत उदासीनता। इस निराशाजनक तस्वीर में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। 1996 में आया पेसा कानून, यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। इसे गेम चेंजर माना जा रहा था। हाँ, पेसा के बारे में हमने काफी पढ़ा है। इसका मकसद स्वशासन था, है ना? जी, इसका मकसद सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव तक ग्राम सभा के हाथों में देना था। आदिवासियों के अलगाव को खत्म करने का ये सबसे बड़ा प्रयास था। पेसा ने कहा कि गांव के जल, जंगल, जमीन से जुड़े फैसले, विकास की योजनाएं और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार ग्राम सभा का होगा। भूमि अधिग्रहण या माइनिंग जैसी किसी भी परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। ये एक क्रांतिकारी कदम था। तो फिर ये क्रांति सफल क्यों नहीं हुई? अगर अधिकार दे दिए गए थे तो गड़बड़ कहाँ हुई? अमल में, जैसा कि 2008 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में पाया गया, अधिकारियों ने इसके सबसे मजबूत प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया। सबसे ज्यादा दुरुपयोग भूमि अधिग्रहण और खनन से जुड़े मामलों में हुआ। राज्यों ने नियम ही ऐसे बनाए कि ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर कर दिया गया। उनकी अनिवार्य सहमति को महज सलाह बनाकर रख दिया गया, जिसे मानना या ना मानना सरकार की मर्जी थी। इस तरह पैसा भी एक टूटा हुआ वादा बनकर रह गया। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ संवैधानिक वादे थे, बड़े बड़े कानून थे, और दूसरी तरफ दशकों की संस्थागत विफलता, टूटा हुआ भरोसा और छीने हुए अधिकार। जब सरकार और सिस्टम ने एक खालीपन छोड़ दिया तो जाहिर है कोई और उसे भरने आएगा। और वही हुआ। शासन के इसी खालीपन, इसी गवर्नेंस वैक्यूम ने माओवादी नेतृत्व के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा किया। उन्होंने जनतन सरकार यानी लोगों की सरकार की विचारधारा के साथ स्थिति का फायदा उठाया। जब राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा और न्याय देने में नाकाम रहा, तो माओवादियों ने कहा, हम देंगे न्याय। लेकिन क्या लोग इतनी आसानी से एक हिंसक आंदोलन का समर्थन करने लगे? देखिए, हमें जमीनी हकीकत को समझना होगा। आदिवासी आबादी का गुस्सा, उनकी निराशा और सरकारी संस्थानों में विश्वास की पूरी तरह कमी, यही वो वजह थी जिन्होंने कई लोगों को माओवादी आंदोलन का समर्थक बनाया। कई लोगों के लिए ये आंदोलन पुलिस, वन और राजस्व विभागों जैसे भ्रष्ट और दमनकारी सरकारी तंत्र से बदला लेने का एक जरिया बन गया। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? मतलब जमीन पे ये कैसे दिखा? सबसे बड़ा उदाहरण है दंडकारण्य का इलाका। ये छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा है जो दशकों तक विकास से पूरी तरह कटा रहा।
यहाँ शासन व्यवस्था लगभग थी ही नहीं। 1990 के दशक में माओवादियों ने जेल, जंगल, जमीन के नारे के साथ यहाँ प्रवेश किया। ये नारा सीधा उस अन्याय पर चोट करता था जो आदिवासी सालों से सह रहे थे। उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन और जंगल पर मालिकाना हक का वादा किया और लोगों ने उन पर भरोसा किया। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था। उन्होंने असल में एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि माओवादियों ने सिर्फ विचारधारा का प्रचार नहीं किया। उन्होंने अपने कई गढ़ों में एक समानांतर सरकार, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। वे अपने पैरामेडिक्स के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं देते थे, अपने स्कूल चलाते थे जहां उनका अपना सिलेबस पढ़ाया जाता था, और यहां तक कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन भी बांटते थे। और न्याय का क्या? लेख में कंगारू अदालतों का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे कंगारू अदालतें भी लगाते थे, यानी सरकारी सिस्टम के बाहर अपनी खुद की अदालतें, जहां फैसले तुरंत होते थे। भले ये फैसले अक्सर क्रूर, एकतरफा और हिंसक होते थे, लेकिन सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे लोगों को ये त्वरित न्याय एक समाधान जैसा लगा। ये सीधे तौर पर राज्य की न्यायिक विफलता को दिखाता है। जब राज्य अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम होता है, तो गैर राज्य एक्टर्स उस जगह को भर देते हैं, चाहे उनका तरीका कितना भी गलत क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या की जड़। लेकिन आज की स्थिति क्या है? लेख के मुताबिक हाल के वर्षों में कुछ सुधार तो हुए हैं। डिजिटल तकनीक से कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी बेहतर हुई है। सड़कें, बिजली, मोबाइल टावर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है। हाँ, सुधार हुए हैं और उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है? क्या सिर्फ सेवाएं पहुंचा देना ही शासन है? एक मिनट, लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि इन जटिल पिछड़े इलाकों में शासन चलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है? शायद ये विफलता से ज्यादा व्यवस्था की मजबूरी थी। ये एक अच्छा पॉइंट है, और चुनौती तो थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 70 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मजबूरी तब तक कही जा सकती है जब तक आप समाधान खोजने की ईमानदारी से कोशिश कर रहे हो। जब आप संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ही दशकों तक नजरअंदाज कर दें, तो ये मजबूरी नहीं, उपेक्षा कहलाती है। आज भी न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिसिंग जैसी जरूरी सेवाएं बहुत कमजोर हैं। और जो ढांचागत बाधा है, यानी शासन में स्थानीय लोगों का कम प्रतिनिधित्व, वो अब भी बनी हुई है। जब तक फैसले लेने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक बाहरी सुधार अधूरे ही रहेंगे। और दूसरी तरफ जो अधिकार आधारित कानून थे, जैसे वन अधिकार अधिनियम, FRA और पेसा, उनका क्या हाल है? उनका हाल तो और भी बुरा है। वन अधिकार अधिनियम, जो आदिवासियों और वनवासियों को उनकी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर अधिकार देता है, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। सरकारी संशोधनों और कुछ न्यायिक हस्तक्षेप ने इसके मूल उद्देश्य को बहुत कमजोर कर दिया है। इसके अलावा 2016 में आया प्रतिपूरक वनरोपण कोष CAF अधिनियम ग्राम सभा के अधिकारों को और कमजोर करता है। और पैसा कानून का? पेसा का भी वही हाल है। खनिज समृद्ध राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़ पर माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ करने का भारी दबाव है, इसलिए वे खनन के लिए सहमति देने की ग्राम सभा की शक्तियों को लगातार कमजोर कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पेसा का सबसे ज्यादा उल्लंघन वहीं हुआ है जो सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित राज्य है, छत्तीसगढ़। तो समाधान क्या है? लेख किस दिशा में इशारा करता है? लेख का निष्कर्ष बहुत साफ है। अब टुकड़ों में सुधार करने का समय निकल चुका है। बिल्कुल। प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आदिवासियों के राजनीतिक और प्रशासनिक कम प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से उल्टा जाए। स्थानीय स्तर पर आरक्षण है, लेकिन जब उन स्वशासी निकायों के पास असली स्वायत्तता और वित्तीय शक्ति ही नहीं है, तो वो प्रतिनिधित्व सिर्फ दिखावकी बनकर रह जाता है। फैसले आज भी गैर आदिवासी नौकरशाही ही लेती है। तो मतलब एक नई व्यवस्था की जरूरत है। बिल्कुल। लेख एक बहुत मजबूत सुझाव देता है। स्थानीय आबादी में लगातार बढ़ते अलगाव और विश्वास की कमी को देखते हुए 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में शासन की एक नई कल्पना करने की जरूरत है।
इसके लिए हम छठी अनुसूची के मॉडल से सीख सकते हैं, जहां उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से शासन किया जाता है, जिनके पास ज्यादा वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होती है। लेख एक बहुत शक्तिशाली लाइन के साथ खत्म होता है। माओवाद पश्चात भारत को एक नए शासन चार्टर की आवश्यकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि माओवादी मुद्दा सिर्फ सुरक्षा या विकास की समस्या नहीं है। ये मूल रूप से शासन का संकट है और आदिवासी समुदायों के साथ किए गए संवैधानिक वादे को निभाने में राज्य की 70 साल की विफलता का नतीजा है। बिल्कुल। और सच्ची प्रगति केवल सड़कें बनाने या बैंक खाते खोलने से नहीं होगी। उसके लिए वास्तविक राजनीतिक और प्रशासनिक सशक्तिकरण की जरूरत है। जब तक शासन में स्थानीय लोगों की सच्ची भागीदारी नहीं होगी और टूटे हुए भरोसे को फिर से नहीं बनाया जाएगा, तब तक स्थायी समाधान बहुत मुश्किल है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, खासकर हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों के लिए। लेख छठी अनुसूची से सीखने का सुझाव देता है। जरा सोचिए, 5वीं और छठी अनुसूची के सबसे अच्छे पहलुओं को मिलाकर एक नया शासन चार्टर जमीन पर वास्तव में कैसा दिख सकता है, और इसे हकीकत बनाने के लिए किस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। यह विषय यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चर्चा पर अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी चर्चा मिस न करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।